नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आंध्र सातवाहनकालीन अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा था सातवाहन काल में, और उस समय प्रमुख व्यापारिक नगर, मंडियां और बंदरगाह कौन कौन से थे, तथा सातवाहनों की जो मुद्राएं और सिक्के थे उनकी क्या विशेषताएं थी, तथा साथ ही साथ अन्य जानकारियां भी इसमें हम साझा आपसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सातवाहन काल के लेखों में भूमि तथा ग्राम दान में दिए जाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिससे भूमि की महत्ता प्रतिपादित होती है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहनों के समय में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है, जब महाराष्ट्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उपहार स्वरूप पुरोहितों को एक गांव दान में दिया गया था। यह अश्वमेध यज्ञ सातकर्णी प्रथम के द्वारा किया गया था। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी, किसान भी भूमि के स्वामी होते थे। यदि राजा किसी दूसरे की भूमि का दान करना चाहता था तो उसे स्वामी से भूमि को खरीदना पड़ता था। राजा कृषकों से उपज का 6वां भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार व्यवसाय की भी बहुत प्रगति हुई थी सातवाहन काल में। तत्कालीन लेखों में विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जैसे धानिक अनाज के व्यवसायी, बंसकर बांस का काम करने वाले, तिल पिसक तेली, कासाकार कांसे के बर्तन बनाने वाले, चर्मकार चमड़े का काम करने वाले, यांत्रिक जल यंत्र चलाने वाले, गंधिक गंधी, कोलिक बुनकर, कुंभकार अर्थात कुम्हार, लोहार और स्वर्णकार यानी कि सुनार आदि का उल्लेख जो है अभिलेखों में मिलता है। प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहलाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे और श्रेणियों के अपने अलग अलग व्यापारिक नियम होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी और वे बैंकों का काम भी करते थे। नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कशापणों की एक अक्षय निधि यानी कि स्थायी जमा या पूंजी थी, जो 1% मासिक ब्याज की दर पर जमा की गई थी। सातवाहन कालीन व्यापारिक प्रगति की जानकारी के दृष्टिकोण से प्लिनी, टालमी तथा यात्रा वृत्तांत पेरिप्लस के लेखक के विवरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस का जो लेखक है वो अज्ञात है, उसका पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन ये अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला कोई व्यक्ति था। पेरिप्लस के लेखक ने पश्चिमी भारत के बंदरगाहों का स्वयं निरीक्षण किया था और वहाँ के व्यापार वाणिज्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। भड़ोच पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख मंडी थी और टॉलमी ने इसे विशालतम पण्य नगर कहा है, यानी कि सबसे बड़ा कमोडिटी सिटी कहा है, जहाँ पर कमोडिटी मार्केट थी सबसे बड़ी। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। प्रतिष्ठान तथा धान्य कटक यानी कि अमरावती, ये दोनों ही नगर सातवाहनों की राजधानी भी थी और व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र भी थे। भड़ोच के नीचे सोपारा स्थित था, जो व्यापारिक नगर कल्याण नगर का पत्तन था। पेरिप्लस से पता चलता है कि बेरी गाजा अर्थात भृगुकच्छ भड़ोच आने वाले रोमन जहाज़ों को सातवाहन सैनिक जबरदस्ती ब्लात, कल्याण और सोपारा ले जाते थे, जिससे शकों को उनसे लाभ न मिल सके। शकों तथा सातवाहनों में दीर्घकालीन संघर्ष जो चलता रहा वो सौराष्ट्र तथा मालवा पर अधिकार को लेकर ही होता रहा, और इसका प्रमुख कारण था इस क्षेत्र के समृद्ध व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। पहली शताब्दी ईस्वी में एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में जानकारी दी। फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर से होकर पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों तक पहुंचने लगे। भारत का व्यापार मिस्र, रोम, चीन तथा पूर्वी द्वीपीय समूहों के साथ में होता था। सातवाहन नरेशों के कुछ सिक्कों पर 2 मस्तूल वाले जहाज के चित्र भी मिलते हैं। यह समुद्री व्यापार के
विकसित होने का सूचक है। पुलुमावी के समय में पूर्वी दक्कन में जहाजरानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ, जो यज्ञश्री के समय में पूर्ण विकसित हो गया था। यज्ञश्री के पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था। दक्कन से रोम के निवासी अपने लिए रत्न, मलमल तथा विलासिता की सामग्रियां प्राप्त करते थे और इनके बदले में मुंह मांगा सोना भारतीयों को देते थे। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े तथा मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरे, मानिक, मोती आदि थी और आयात की वस्तुओं में शामिल थी रोमन मदिरा, तांबा, रांगा, सीसा, दवाएं आदि। यह व्यापार भारत के लिए लाभकारी था। इस व्यापार के फलस्वरूप सातवाहन साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हो गया था। पश्चिमी देशों के साथ साथ सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपीय समूहों जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार मुख्यतः जलमार्ग से होता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि पोदुका के समीप नौकाओं का निर्माण होता था जिनसे स्वर्ण भूमि की यात्रा की जाती थी। श्रीलंका तथा स्वर्ण भूमि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह तामलुक या ताम्रलिप्ति था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता था, जो पाटलिपुत्र से एक सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा था। पूर्वी द्वीप सुगंधित मसालों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनकी प्रबल लालसा भारतीय व्यापारियों को वहां खींच ले जाती थी। मिलिंद पन्नों से पता चलता है कि भारत से अलसंद, मिस्र, सिकंदरिया, स्वर्ण भूमि तथा चीन को नियमित जहाज जाया करते थे। यह सुविकसित विदेशी व्यापार पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी तथा प्रतिष्ठान जैसे प्रसिद्ध नगरों में फलने फूलने वाली आंतरिक वाणिज्य गतिविधियों द्वारा पोषित होता था। यानी कि जो व्यापारिक केंद्र थे, जो वाणिज्य गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा प्रमुख अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी, वो इन नगरों में थी पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और प्रतिष्ठान। और इनकी समृद्धि का जो लाभ मिला वो विदेशी व्यापार में भी भारत को मिला था। पेरिप्लस से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों की जनसंख्या सघन थी और लोग समृद्धशाली थे। 4 पहिए वाले गाड़ियों में पैठन से बहुत अधिक मात्रा में इंद्र गोपमणि, तगर से मलमल तथा अन्य वस्त्र पश्चिमी भाग में स्थित व्यापारिक नगरों में पहुंचते थे और वहां से उन्हें भड़ोच भेजा जाता था। पश्चिमी देशों में मालवाहक जहाज भी भड़ोच पहुंचते थे। यानी कि जो पश्चिमी देश थे, यूरोपीय देश थे, वहाँ से भी मालवाहक जहाज भड़ोच आया करते थे। भड़ोच से स्थल मार्गों द्वारा ये जो सामान था अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। इस प्रकार भड़ोच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। शक सातवाहन युग में जो व्यापारिक प्रगति प्रारंभ हुई वह उसी वेग से कुषाण काल में भी चलती रही। वस्तुतः ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी तक भारत में सिक्कों की बहुत ही प्रचुरता मिलती है देखने को। विभिन्न स्थानों से सातवाहन राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तांबे, कांसे, शीशे और पोटी के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो विकसित व्यवसाय और वाणिज्य की सूचना देते हैं। सामान्य लेन देन इन्हीं के माध्यम से होता था। शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही चलाए थे और ये सिक्के रोमन से लाए जाते थे। इनके अध्ययन से सातवाहनों के राज्य विस्तार, धर्म तथा व्यापार वाणिज्य की प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। नासिक के जोगलथम्बी नामक स्थान से शहरात शासक नहपान के सिक्कों का एक ढेर मिला है। इनमें से लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित है।
इससे ये पता चलता है कि ये सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दोबारा ढलवाए थे, या ये कह लीजिए कि इन पर नाम दोबारा से अंकित करवाया था। यज्ञश्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण है। इससे समुद्र के ऊपर उनका अधिकार प्रमाणित होता है। इन सिक्कों पर मुख्यतः वृष, गज, सिंह, अश्व, पर्वत, जहाज, चक्र, स्वास्तिक, कमल, त्रिरत्न, उज्जैन चिन्ह यानी कि क्रॉस से जुड़े 4 बाल आदि का अंकन मिलता है। सातवाहन सिक्के सीसा, तांबा तथा पोटीन, तांबा, जिंक, सीसा और टीन की मिश्र धातु पोटीन कहलाती थी। तो इनके जो सिक्के थे वो सीसा, तांबा और पोटीन के बने हुए थे। चांदी, तांबे, सीसा, टीन की मिश्र धातु पोटीन से बने सिक्कों को कृशापण कहा जाता था। सातवाहनों की जो रजत मुद्राएं थी वो पण कहलाती थी। तो ये कुछ जानकारी थी जो आंध्र सातवाहन कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार और मुद्रा से संबंधित थी। अगली वीडियो में हम सातवाहन कालीन स्थापत्य कला के विषय में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।